तो कल हम लोग जाने थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो 2 टाइप्स तो होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे और उसको समझने के लिए एक सिंपल सा एक्शन को भी समझे थे और उसका आर्क को भी समझे थे, उसका पथ को भी समझे थे। उसका नाम था रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। तो इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, तो चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कोड को। मतलब कि इस नर्वस सिस्टम में क्या है कि ब्रेन और स्पाइनल कोड ही सिर्फ कंसिस्ट रहते हैं, एनोदर कोई भी पार्ट कंसिस्ट नहीं रहता है, कोई भी नर्व कंसिस्ट नहीं रहता है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है कि जितना टाइप का नर्व है सारा का सारा टाइप का नर्व उसमें कंसिस्ट रहता है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोग कल पढ़े थे, उसमें 2 चीज को छोड़ दिए थे। उसका जो 2 टाइप फर्दर जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन? एटॉमिक नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ये दोनों को पढ़ना छोड़ दिए थे, तो अभी जान लेते हैं दोनों के बारे में कि एटॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम क्या है। उसके बाद अपना पेरिफेरल वाला खत्म हो जाएगा, फिर सेंट्रल पढ़ते हैं। तो एटॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स हुआ सेल्फ गवर्नर नर्वस सिस्टम, मतलब जो सेल्फ करता है कोई चीज को, जो सेल्फ किया, ठीक है, वो नर्वस सिस्टम जो हुआ एटॉमिक नर्वस सिस्टम हुआ। इसमें विदाउट थिंकिंग कोई भी एक्शन होता है, जैसे याविंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, ये सब थिंकिंग के थ्रू तो नहीं होता है। हम लोग छींकते हैं तो थोड़ी सोच के छींकते हैं कि अब छींकेंगे, खांसते तो थोड़ी सोच के खांसते कि अब खांसेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। पसीना आता है तो थोड़ी सोच के आता है कि पसीना आएगा, अब डर लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ये ऐसा ऐसा। तो ये सब जो है सेल्फ गवर्नर है, ये खुद ब खुद होता है। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब सोचने समझने वाली बात नहीं होती है, इसमें ब्रेन को इन्वॉल्व रहना जरूरी नहीं होता है, ऐसा। तो ये हो गया एटॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ऐसा नर्वस सिस्टम जिसमें थिंकिंग साथ में हो, यानी कि विथ थिंकिंग, हम लोग थिंकिंग के साथ कोई वर्क को करें, वो हो गया वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग लिख रहे हैं तो वो तो सोच के ना लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं लिख लेते हैं। सोचते हैं तब लिखते हैं, सोचते हैं तब दूसरे को बोलते हैं, सोचते हैं तब दोस्त लोग के साथ चलते हैं, सोचते हैं तब साइकिल चलाते हैं। बिना सोचे साइकिल नहीं चला सकता है, नहीं तो पता चलेगा कि पैर को नीचे है साइकिल हमारे ऊपर, ऐसा। तो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में जो भी कोई एक्शन होता है वो थिंकिंग के साथ होता है, बिना थिंकिंग के एक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, एटॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये किस किस चीज में होता है, ऐसा। तो ये होता है अपना हार्ट बीट में, ब्लड वेसल्स में, पेरिफेरल बोल रहे, पेरिफ्लेटिक मूवमेंट इन द एलिमेंट्री कैनल, उसमें भी, फिर लंग्स में, फिर किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में। ये सब जितना होता है सब एटॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। इसमें हम लोग कोई सोच समझ के नहीं करते, सोचेंगे तब थोड़ी दिल धड़केगा, ये अपने आप धड़कता है, तो पता चलेगा कि जिस दिन सोचेंगे मर जाते हैं, दिल धड़कना बंद हो गया, गए दुनिया से। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो है इसमें कोई भी चीज करते हैं तो किसी दिमाग उसमें इन्वॉल्व रहता है, सोच करके वो काम को करते हैं। हम सोच करके कोई चीज बोलते हैं, सोच करके कोई चीज लिखते हैं, सोच करके साइकिलिंग करते हैं, सोच करके किक मारते हैं किसी भी फुटबॉल को, सोचते हैं तब ना मारते हैं कि भाई वहाँ गोल है, मारेंगे, फुटबॉल गया, गोल हो गया, जीत गए, ऐसा। तो ये दोनों में डिफरेंसेस समझ गए, दोनों को समझ गए कि दोनों नर्वस सिस्टम क्या है, ऐसा होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो किस किस चीज को कैसे कैसे वर्क करता है और नहीं करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल है, जितना कॉम्प्लेक्स पेरिफेरल था उससे कहीं ज्यादा सिंपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सिंपल सा वर्ड में समझ लेना है कि जितना भी इंफॉर्मेशन आता है हमारे शरीर में, रिसेप्टर के थ्रू हो या इफेक्टर के थ्रू हो। रिसेप्टर यानी कि हम लोग को मैसेज जो भेज रहा है ऊपर, और इफेक्टर यानी कि जो मैसेज दे रहा है मसल्स को कि भाई ये परफॉर्मेंस तुमको करना है। तो दोनों जो मैसेज दे रहा है या ले रहा है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जिस नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है ब्रेन में, उसी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन, जो चीज हम लोग कर रहे हैं, जो चीज हम लोग किए, क्या क्या हम लोग कौन कौन सा इंफॉर्मेशन को अपने पास रख रहे हैं, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन को इधर से उधर कर रहे हैं, जितना भी चीज होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, सारे के सारे इंफॉर्मेशन, सारे के सारे डाटा को कलेक्ट करने का काम किसका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। बस यही इसका जॉब है और कुछ नहीं। समझ में आ गया कितना सिंपल था।
जो कॉम्प्लेक्स एक्शन होता है, जिस एक्शन जो एक्शन की कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई ये एक्शन बिना ब्रेन के इन्वॉल्व हुए नहीं हो सकता है, तो उस एक्शन में क्या होता है कि ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। किसमें होता है? तो कॉम्प्लिकेटेड नर्वस सिस्टम में। कॉम्प्लिकेटेड जब कोई एक्शन रहता है तब, बिना कॉम्प्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। बिना कॉम्प्लिकेशन में हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी वर्क करता है। जब कोई चीज बहुत कॉम्प्लिकेट है तब ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा, स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है ब्रेन। ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है ना, बिना जाने थोड़ी बता सकते हैं भाई। 10th में चल गया, थोड़ा दिमाग के बारे में जानना चाहिए। तो यह फिगर दिख रहा होगा दिमाग का, यही है हम लोग का ब्रेन। दिखता है अखरोट जैसा बेचारा, लेकिन है तो दिमाग ही ना, कैसा भी है, जैसा भी है तो हमारा दिमाग ही। तो इसमें क्या है, हम लोग को दिख रहा होगा, जो आप लोग को दिख रहा है, फोर ब्रेन है, सेरिब्रम है, कार्नियम है, मिड ब्रेन है, सेरिबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, पोन्स है, मेडुला है, ये सब ऐसा दिख रहा है। ये सब क्या है पता है? हमारा ब्रेन जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का नाम है फोर ब्रेन, सेकेंड पार्ट का नाम है मिड ब्रेन और थर्ड पार्ट का नाम है हाइंड ब्रेन। ऐसा ये 3 पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में पहले जान ले तो ज्यादा बेटर होगा। हमारा ब्रेन जो है उसके ऊपर एक पतली सी परत होती है, ठीक है। वो उस परत जो होती है, वो परत, उसके ऊपर बहुत कठोर टाइप का एक आवरण होता है, बोला जाए झिल्ली होती है, एक प्लाज्म होता है उसके ऊपर से, बहुत कड़ा होता है वो, जिसको स्कल कहते हैं या क्रेनियम का परत कहते हैं, ठीक है। वो जो परत होता है वो क्रेनियम का परत होता है, यहाँ पर खट खट माथा में खट खट बजता है, तो वही होता है स्कल और क्रेनियम, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके अंदर जो है, जो ये सब दिख रहा है हम लोग को ऐसा स्ट्रक्चर, उबड़ा उबड़ा स्ट्रक्चर, उन सब के बीच में एक पाया जाता है, क्या पता है, द्रव पाया जाता है, एक तरह का लिक्विड पाया जाता है जिसको मेनाइंगिस कहते हैं, ठीक है। वो मेनाइंगिस जो है क्या करता है, बचाता है हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से। नहीं तब पता चलेगा, क्या पता है, फलनमा पड़ोसिया के बारे में सोच रहे थे, तुरंत में किताब में इस चीज के बारे में सोचने लगे, तुरंत में फलनमा दोस्त के बारे में सोचने, पता चला दिमाग खराब हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉक कर गया दिमाग, ऐसा। तो मैकेनिकल शॉक से बचने के लिए जो है हमारे ब्रेन में भगवान जी क्या डाल दिए पता है, मेनाइंगिस। याद रखिएगा, ब्रेन का जो उबड़ा उबड़ा सतह है, उस सतह के बीच में लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड को मेनाइंगिस कहते हैं, जो हमें मैकेनिकल शॉक से बचाता है। तब हम लोग पागल नहीं होते हैं जल्दी, नहीं तो पता चलता कि 10वां में जाते थे पगला गए। इसके बाद क्या होता है, ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। डिवाइड होने का मतलब ही नहीं है कि बट गया, अलग हो गया। हम लोग पढ़ाई को आसान करने के लिए, बायोलॉजी में पढ़ाई को आसान करने के लिए हमारे महान साइंटिस्ट ने इन सबको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का नाम है फोर ब्रेन, सेकेंड पार्ट का नाम है मिड ब्रेन और थर्ड पार्ट का नाम है हाइंड ब्रेन। तो क्रमशः हिंदी में ऐसे बोला जाता है, फोर ब्रेन को पार्श्व अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन को पार्श्व मस्तिष्क, ऐसा, ठीक है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों का क्या क्या वर्क है। फोर ब्रेन जो है वो कंसिस्ट करता है सिर्फ सेरिब्रम को, ठीक है। सेरिब्रम जो है सबसे ज्यादा वर्क करता है ब्रेन में। जितना भी हम लोग काम करते हैं, जितना बड़का को दिमाग दिख रहा है ना, समझिए इसका 70% सेरिब्रम है, ठीक है। हम लोग का दिमाग जितना बड़का है उतना बड़का में 70% सेरिब्रम है, जो कि जितना बड़का है उतना बड़का उसका काम है। जितना काम है ना सब यही करता है, थिंकिंग यही करता है, इंटेलिजेंस इसी के पास होता है, मेमोरी पावर इसी के पास होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास होता है, एक्शन करने का तरीका इसी के पास होता है, किसी को बोलने का तरीका इसी के पास होता है। हमारा मेमोरी पावर तो पता ही इसी के पास रहता है, इंटेलिजेंस तक इसी के पास रहता है, रीजनिंग भी इसी के पास रहता है, सब चीज इसी के पास रहता है, ऐसा, ठीक है। फोर ब्रेन के पास ये रिस्पॉन्सिबल है किस किस चीज के लिए, जो जो अभी हम बताएं उस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि सेरिब्रम। फोर ब्रेन सिर्फ एक पार्ट में डिवाइड होता है फर्दर चल के, जिसको सेरिब्रम कहते हैं। तो सेरिब्रम यही सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थिंकिंग पावर के लिए, इंटेलिजेंस पावर के लिए, रीजनिंग पावर के लिए, स्पीकिंग पावर के लिए, मेमोरी पावर के लिए, ऐसा इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरिब्रम। उसके बाद आता है अपना मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन जो है आगे चल के किसी अनदर पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, और ये इन्वॉल्व होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, ठीक है।
रिफ्लेक्स एक्शन जो कि हमारे हेड में हो रहा है एज ऐसा, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन जितना भी होता है जिसमें इन्वॉल्व हो गया हमारा हेड हो गया, ट्रंक हो गया और नेक हो गया, इन सब में जो भी एक्शन हो रहा है सबको मिड ब्रेन अपना रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, और सबका इन्फॉर्मेशन मिड ब्रेन के पास ही होता है। जैसे कि हम लोग का आंख का जो पुपिल का साइज है वो किस तरह से एडजस्ट करना है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट को किस तरह से अंदर भेजना है, ये सब जो एक्शन होगा वो मिड ब्रेन के थ्रू ही होगा, ठीक है। उसके बाद है अपना हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन जो है फर्दर चल के तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। तो इन तीनों का भी अलग अलग काम है, तीनों का एक जैसा भी काम नहीं है, लेकिन तीनों का अलग अलग काम तो है। ये जो है ना हाइंड ब्रेन वो बहुत छोटा सा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है। जितना छोटा दिखता है उतना इसका काम भी बड़ा होता है, ठीक है। जो चीज बचता है सेरिब्रम से, यानी कि जो काम सेरिब्रम करना छोड़ देता है, जो काम सेरिब्रम नहीं कर पाता है, या जितना ओवरलोडिंग तो नहीं ले सकता है ना, जितना लोड ले सकता है उतना लेता है, जो बच कुछ जाता है वो सब पोन्स बांट लेता है, मेडुला बांट लेता है और सेरिबेलम बांट लेता है, ठीक है। हमारा मेमोरी पावर तो इसी के पास होता है, ठीक है। कुछ इसके पास होता है, कुछ इसके पास होता है, हाइंड ब्रेन के पास। तो हाइंड ब्रेन में ऐसा नहीं कि भाई इसका यही काम है, इसका यही काम है, तीनों बदल बदल के काम करता है, तो सियोरिटी नहीं होगी, लेकिन ब्रेन सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप इसको कहिए कि हाँ भाई ये ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा ये भी है, ये क्या बोलता है पोन्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। रेस्पिरेशन का जो एक्शन होता है, नहीं, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पोन्स। मेडुला जो है ये रिस्पॉन्सिबल है शरीर में जो भी हम लोग का जो घटक है, कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स किसके थ्रू, यानी ग्लूकोज के थ्रू हमारे शरीर में इधर से उधर होते रहता है, तो वो जो ग्लूकोज के थ्रू होता है वो कहाँ से कहाँ किस किस तरह से ऐसा। और ये सेरिबेलम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मसल्स के वर्क के लिए, ठीक है। और माइंड में मतलब कि जो चीज रिमेम्बरेंस रिवाइज होता है ना कोई चीज, कि हाँ भाई ये चीज हुआ था, रिविजुअल, ऐसा कि हाँ इससे पहले ये चीज कर चुके थे, हाँ इसको याद करना था, ये चीज याद था, ये चीज को वापस से दोहराते हैं, तो ऐसा ये सब चीज के लिए सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। एक एग्जाम्पल आप लोग को अगर ले तो ज्यादा समझ में आएगा कि हम कहीं पर खड़ा है, पीछे से आकर कोई फ्रेंड आपको डरा दिया, आप डर गए, कोई सोच में डूबे हुए थे, डर गए, ऐसा एकदम हंस कौन था भाई, फिर पीछे घूमते रहे, तुम थे, ऐसे क्यों डरा दिए, हम तो कुछ सोच रहे थे। ऐसा क्यों होता है पता है? हमारा हाइंड ब्रेन जो होता है ना, अभी हम बताए ना, हमारा हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है पीछे के काम के लिए, पास्ट का काम को याद करना जो है वो हाइंड ब्रेन का वर्क है। एग्जाम जो देते हैं हम लोग लिखते रहते हैं, वो हाइंड ब्रेन जो है ना वही एक्टिवेट रहता है। इस ब्रेन का यही वर्क है कि कोई चीज को वापस से रिवाइज करता है। हम लोग कोई चीज को याद कर लिए, उसका मतलब ये नहीं है परमानेंट याद रहता है, तो सब जानता है, याद करो फिर भूलो फिर उसको पढ़ो, ऐसा। लेकिन कोई ना कोई थोड़ा ना थोड़ा सा याद तो होगा ही ना, तो थोड़ा ना थोड़ा सा जो याद रहता है वो हाइंड ब्रेन में रहता है। हम लोग जब एग्जाम में लिखते रहते हैं तो वही याद वाला लिखते हैं हाइंड ब्रेन के थ्रू, तो हाइंड ब्रेन उस समय हम लोग का एक्टिवेट रहता है। हाइंड ब्रेन एक्टिवेट होने के कारण क्या होता है, हम लोग का फोर ब्रेन थोड़ा सा वर्क कर पाता है और मिड ब्रेन भी हल्का फुल्का कर पाता है वर्क, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि हाइंड ब्रेन अभी एक्टिवेट है। तो क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स हम लोग को टोकते हैं, यो भाई हमको बताओ जरा, तो सुनते भी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। वो एक्चुअल में वो आपके साथ दगेबाजी नहीं कर रहे, वो आपको नहीं बताना चाह रहे, ऐसा नहीं है। एक्चुअल ऐसा होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल ब्रेन ही होता है इसके लिए कि वो एक्टिवेट नहीं कर रहा है, वो नहीं सुनने दे रहा है कि भाई पीछे वाला तुमको टोक रहा है, ठीक है। पीछे वाला तुमको टोक रहा है, ब्रेन का ही वर्क है, ब्रेन नहीं समझ पा रहा है, ब्रेन बता नहीं रहा है कि भाई पीछे वाला तुमको टोक रहा है, क्योंकि ब्रेन तो अभी दूसरे चीज में संलग्न है, दूसरे चीज में अभी घुसल है कि भाई आंसर हमको लिखना है, ऐसा। तो सेम चीज होता है, जब कोई फ्रेंड आपके पीछे से आते हैं, आप कोई पुराने बीते हुए चीज को याद कर रहे हैं, तो बीते हुए चीज को जब याद कर रहे हैं तो आप उसी में एकदम घुसे हुए हैं, हाँ भाई ऐसा हुआ, हाँ भाई वैसा हुआ था, फिर आपका ध्यान ही नहीं है कि आपके पीछे कोई है, या अचूके से वो आता है। आप हम लोग का ब्रेन भी जो है ना कभी कभी बताता है, ब्रेन बताता है कि पीछे में कौन है, पीछे में कौन नहीं है, ऐसा। या आपके आंख पे कोई हाथ रखा तो हम लोग छू करके उसको पता कर लेते हैं, उसका ब्रेसलेट के थ्रू या फिर उसका हाथ का शेप के थ्रू, ऐसा होता है ना, पता कर लेते हैं ना। तो जब ऐसा जब हम लोग सोचते रहते हैं कोई चीज में, तो हमारा हाइंड ब्रेन एक्टिवेट रहता है, तो पीछे से जब कोई आता है ना
तो नहीं बता पाते हैं हम लोग, क्योंकि ये काम भी हाइंड ब्रेन का ही है कि पीछे में कोई है ऐसा बताना, तो नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग पीछे बीते हुए चीज को, पास्ट चीज को रिवाइज करते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी पढ़ने के लिए बैठता है ना स्टूडेंट, उसके साथ अक्सर होता है कि बैठ के पढ़ने के लिए किताब खोला तो याद आएगा फलनवा का आत्मा, चिलनवा का आत्मा, कंचना 3 देखे थे, उसमें भूतिया ऐसे आई थी, अभी कहीं आ गई, तब अभी हम आगे मतलब ऐसे तरह से घूम के पढ़ रहे हैं, पीछे से आ गई भूत तब क्या होगा, बगल से आ गई भूत तब क्या होगा। नागिन देख ली लड़की लोग, नागिन का सीरियल, फलन में नीचे से नागिन चढ़ गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में हाइंड ब्रेन जो है ये हमारा पिछले बात को रिवाइज करते रहता है, हम लोग उस चीज को इतना अच्छा से याद कर लेते हैं कि हाइंड ब्रेन हमेशा उसी में सोचता है कि हम उसी में रहें, हमको नहीं जाना है इधर उधर, काहे कि ब्रेन तो एंजॉयमेंट खोजता है ना, हम लोग तो खूब एंजॉय करते रहते हैं दिन भर। तो ऐसा होता है कि हम लोग वही सोचते रहते हैं, हाँ भाई कितना अच्छा था, कितनी अच्छी नागिन थी, कहीं ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा हो जाएगा। तो ये सब बेकार का सोच है, ये सब बेकार का हम लोग का भी सोच है कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है। अगर अपना ब्रेन को अपने बस में ना आदमी रखेगा, दूसरे के बस में थोड़ी, ब्रेन के बस में हम थोड़ी है, ब्रेन के बस में हम लोग हैं। तो इस तरह से ज्यादा कोशिश कीजिए कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पीछे का चीज को रिमेम्बरेंस करने का कोशिश कम कीजिए, पढ़ाई पर कंसंट्रेट ज्यादा कीजिए कि मैं पढ़ाई कर रहे थे, हम पढ़ाने के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, कैसे नहीं होगा, होगा कि नहीं, हम पढ़ने के लिए आए, ऐसा अपना गोल को याद करो, हमको उस चीज को अचीव करना है बस। अब पढ़ रहे हैं, कुछ भूत आएगा, डाकू आएगा, डकैत आएगा, कुछ नहीं होगा। दैट्स इट, समझ में आ गया होगा।